गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू राज क्लासेस। आज हम एथिक्स के दूसरे चैप्टर के एटीट्यूड के सेकंड लेक्चर में हैं, यानी एटीट्यूड पर हम एक लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रीफ में रिकैप कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने एटीट्यूड के बारे में क्या क्या पढ़ लिया है। आज की स्लाइड यहाँ तक पढ़ चुके थे हम पिछले में कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड क्या है, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं शुरू से। ये हमने पढ़ा था कि एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या है, फिर स्ट्रक्चर पढ़ा था। स्ट्रक्चर में तीन चीजें पढ़ी थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव बिहेवियर, कैप मॉडल। फिर डायमेंशंस पढ़ी थी, उसकी स्ट्रेंथ, एक्सेसिबिलिटी, एम्बिवेलेंस। स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग, वीक हो सकता है, इजीली और डिफिकल्टी हो सकती है, और एम्बिवेलेंस का मतलब समझा था। उसके बाद देखा था हमने टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, कितने तरह का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, एम्बिवेलेंट हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट हो सकता है। उसके बाद देखे थे हमने टाइप्स ऑफ एटीट्यूड दूसरे तरीके से, पॉलिटिकल एटीट्यूड कितने तरीके हो सकते हैं, लिबरल, कंजर्वेटिव, प्रोग्रेसिव, रेडिकल, रिएक्शनरी, एक्सट्रीमिस्ट एंड पैसिफिस्ट। मोरल एटीट्यूड कितने तरीके के हो सकते हैं, सबमिसिव, एग्रेसिव, असर्टिव, कोऑपरेटिव, हेल्पिंग, वर्चुअस, ऑनेस्ट, हम्बल, जेनरिक और एम्पैथेटिक। फिर देखा था हमने फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड में क्या क्या समझा, नॉलेज फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन, ईगो ऑफ डिफेंस, वैल्यू एक्सप्रेशन एंड ह्यूरिस्टिक, इमोशनल सपोर्ट। एटीट्यूड बहुत इमोशनल सपोर्ट करता है। आपका एटीट्यूड किसी के इमोशन जगा सकता है, और कभी कभी अच्छे इमोशन जगा सकता है और कभी कभी बुरे इमोशन भी जगा सकता है। जैसे आपका एटीट्यूड मान लो किसी के प्रति कोऑपरेटिव है तो उसका इमोशन आपके लिए अच्छा होगा, और आपका एटीट्यूड किसी के प्रति नेगेटिव है, रेजिस्टिव है, तो आपके प्रति उसके जो इमोशंस हैं वो गलत होंगे। तो रिलेशंस देखे थे हमने, रिलेशनशिप कैसी हो सकती है बिटवीन बिहेवियर, बराबर हो सकता है एटीट्यूड बिहेवियर के, बिहेवियर एटीट्यूड के बराबर हो सकता है, एटीट्यूड मे नॉट इक्वल टू बिहेवियर, और बिहेवियर मे नॉट रिजल्ट इन टू एटीट्यूड। तो इस तरह का रिलेशन हमने 4 रिलेशन समझे थे। उसके बाद देखा था हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन अफेक्ट कर सकता है इन रिलेशंस को। एटीट्यूड और बिहेवियर के रिलेशन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ पर्सन, क्वालिटी ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड की एक्सेसिबिलिटी और सिचुएशन। फिर उसके बाद समझा था क्या स्टेप उठाएं हम जिससे हम एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा कर सकें। तो डेवलपमेंट ऑफ ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंट्रोस्पेक्शन करो, एटीट्यूड की लिटरेसी बढ़ाओ, कनेक्टिंग कंसाइंस और डेवलपिंग वैल्यूज एंड मोटिवेट योरसेल्फ। इस तरह की बातें हमने सीखी थी। फिर 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, ये हमारा उस लेक्चर का, प्रीवियस लेक्चर का लास्ट स्लाइड है। तो हमने समझा था कि कैसे एक फैमिली एटीट्यूड के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन एटीट्यूड के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है, कैसे मीडिया प्रोपेगेंडा के थ्रू एटीट्यूड के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है, कैसे गवर्नमेंट एटीट्यूड के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है, कैसे एक सोसाइटी एटीट्यूड के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है, और कैसे पीयर ग्रुप एटीट्यूड के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। तो आप सब पीयर ग्रुप से गुजरे हो, आपको पता है आपका एटीट्यूड में आपके पीयर ग्रुप का कितना रोल है, इसमें किसी को बताने की जरूरत है नहीं। आगे चलते हैं, आज वहां से शुरू करेंगे। हमने देख लिया टाइप, देख लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग, देख लिए सारी चीजें देख ली। अब समझेंगे प्रोसीजर क्या है। अगर मान लो किसी का एटीट्यूड बनाना है या बदलना है, तो किसी के एटीट्यूड को फॉर्म करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, मतलब एटीट्यूड बनता कैसे। एटीट्यूड है, दिखता है, लेकिन ये बन के आया कैसे, वो प्रोसीजर समझ में आएगा तो आपको आदमी पर गुस्सा कम आएगा। क्योंकि प्रोसीजर जो होता है मैनी टाइम्स आदमी के कंट्रोल के बाहर होता है। जैसे कोई अमेरिका में पैदा हुआ और कोई इंडिया में और कोई अफ्रीका में। अब इन 3 लोगों की सिचुएशन अलग है। अब 3 लोगों की सिचुएशन अलग है, मतलब तीनों के एटीट्यूड के फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स हैं और प्रोसीजर है वो अलग होंगे। अब वो तो उसकी कंट्रोल में नहीं है, तो पर्टिकुलर टाइप के एटीट्यूड के फॉर्मेशन के लिए जो फैक्टर्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो आप अवेयर हो जाओगे, एक बार लिटरेट हो जाओगे तो आपको गुस्सा कम आएगा। मतलब एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में आदमी पैदा हुआ और एक लिबरल फैमिली में पैदा हुआ,
और थोड़ा अगर आपको पता है कि इसके एटीट्यूड फॉर्मेशन का प्रोसीजर ही गलत है तो आपको उस पर क्रोध, गुस्सा, एंगर कम आएगा। तो मतलब अपने मूड की टेंशन तुम कम कर सकते हो, प्रोसीजर पता हो। तो अब समझते हैं कि एटीट्यूड का प्रोसीजर क्या है फॉर्मेशन का। जनरल जो सबसे ज्यादा फेमस और पॉपुलर है, जो जाने और अनजाने हम और आप सब इसका हिस्सा है, यह है क्लासिकल कंडीशनिंग। अब ये क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या? ये क्लासिकल कंडीशनिंग वो चीज है जो मैं, आप, लड़की, लड़का, हिंदू, मुस्लिम, हम जिस भी फॉर्म में अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं वो यही इसी की देन है, क्लासिकल कंडीशनिंग की। एक बच्चा जब पैदा हुआ, एक ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ, अभी न इसे जेंडर का पता है, न कास्ट का पता है, न रिलीजन का पता है, इसे कुछ भी आइडिया नहीं है, न नेशनलिटी का पता है, इसे कुछ भी आइडिया नहीं है, न तो ये पता है कि इसका जेंडर क्या है। बच्चे को क्या पता कि पर्टिकुलर जेंडर क्या चीज होती है, पर्टिकुलर कास्ट क्या चीज होती है, रिलीजन क्या चीज होता है, नेशनलिटी क्या चीज, कुछ नहीं पता। लेकिन इसके लिए जेंडर क्या है तुम्हें कोई अलग से ट्रेनिंग देने भी नहीं जाता। मतलब तुम्हारे घर में, हमारे घर में जिन प्रोसीजर्स को बच्चे को ट्रेन किया जाता है कि यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय, यू आर अ हिंदू, यू आर अ मुस्लिम, यू आर अ इंडियन, यू आर अ फॉरेन, व्हाटएवर। तो एक बच्चा जो पैदा हुआ था अभी, उसको नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है, बॉय है या गर्ल है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू उसे ये समझाया गया कि यू आर अ गर्ल, यू हैव टू हैव अ लॉन्ग हेयर्स, यू हैव टू हैव अ नथ, यू हैव टू हैव बैंगल्स, यू हैव टू बियर साड़ी, व्हाट इज दिस? दिस इज पार्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो एक जो बच्चा पैदा हुआ था उसने धीमे धीमे लड़की बनने की या लड़का बनने की कोशिश की। ये कैसे हुआ? ये हुआ क्लासिकल कंडीशनिंग से। मतलब कंडीशनिंग, बच्चे को धीमे धीमे कंडीशन किया गया है। उसे एक दिन में नहीं बताया जाता कि तुम लड़की हो, तुम्हें इस तरह रहना है। उसे डे बाय डे, धीमे 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 धीमे, ये सालों लंबा प्रोसेस होता है। 15-16 साल की उम्र तक अगर लड़की रिजिड नहीं है और ओबीडियंट लड़की है तो 15-16 साल की उम्र तक लड़की फिर ढल जाती है। फिर उसके आपको लंबे बाल मिलेंगे, एक पर्टिकुलर टाइप का ड्रेस कोड मिलेगा, पर्टिकुलर टाइप की वियरिंग और ईयरिंग्स मिलेगी। ऐसे ही लड़का भी 15-16 साल तक ढल जाता है। अगर कोई डिविएंट होता है, मतलब लड़की शर्ट पहन के निकल गई, पैंट शर्ट पहन के, तो गांव के लोग क्या करते हैं? उस पर छीटा कसी, उस पर कमेंट करते हैं। उसको ये टूल है सोशलाइजेशन का, तो उस टूल के थ्रू फिर डिविएंस को रोकते हैं। तो ये है क्लासिकल कंडीशनिंग। समझे आप? चल, एक तरीका समझ में आ गया क्लासिकल कंडीशनिंग का। प्रोसीजर का दूसरा हिस्सा क्या है? एटीट्यूड फॉर्मेशन का दूसरा तरीका है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग से कोशिश करी लोगों ने, फैमिली ने, सोसाइटी ने क्लासिकल कंडीशनिंग से कोशिश करी कि लड़की मान जा तो लड़की बन जा, मतलब लड़की की तरह रहे। लड़की बोली कि नहीं, मुझे नहीं बर्दाश्त भाई, ये बहुत भारी साड़ी होती है, बुर्का बहुत ज्यादा होता है, बालों को कौन रखेगा, नथ कौन पहनेगा, क्यों इतना मूड खराब करना, क्यों बेंगल पहनूं मैं, क्यों मैं पाजे पहनूं, क्यों मैं रंगीन हो जाऊं, क्यों मैं सिंदूर लगाऊं। बोली नहीं, मैं नहीं करूंगी। If she resists to behave like a girl in particular way that society codified, सोसाइटी ने बताया था कि अगर लड़की हो, आप गर्ल हो, आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको साड़ी पहननी पड़ेगी, आपको नथ पहननी पड़ेगी, आपको बाल रखने पड़ेंगे, आपको पाजेब पहननी पड़ेगी, मतलब सारा श्रृंगार करना पड़ेगा। सिंपल सा ये है। अब अगर कोई लड़की बोलती है कि भाई मैं श्रृंगार नहीं करूंगी, मुझे लड़की नहीं बनना, या लड़की रहना है लेकिन लड़की की तरह से नहीं रहना, अब आएगा एटीट्यूड फॉर्मेशन का दूसरा तरीका काम में, इसे बोलते हैं ऑपरेंट। आएगी कैसी नहीं, मानेगी क्यों नहीं? यहां होगा दो तरीके। यहां एक, अगर आपने बात मान ली तो आपको मिलेगा रिवार्ड, वाह बेटी क्या नाम बना रही है घर का। ये टर्म्स जो है सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किए हैं। सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो इन टर्म्स की एक पर्टिकुलर वे है, पर्टिकुलर तरीका है, पर्टिकुलर पर्पज है। तो शाबाश जो वर्ड आया है ना, ये कोई ऐसे ही नहीं आया है,
ये पर्पजफुल वर्ड है, इसका एक मतलब है, सोसाइटी ने अपने लिए कंस्ट्रक्ट किया है, इसीलिए लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज को क्या बोला जाता है सोशियोलॉजी का, सोशल कंस्ट्रक्ट। और सोशल कंस्ट्रक्ट क्यों होता है, सोसाइटी के यूटिलिटी के लिए। तो शाबाशी का जो वर्ड है, रिवार्ड मैनी टाइम शाबाशी के वर्ड के रूप में दिया जा सकता है, या एप्पल आईफोन 40 प्रो मैक्स के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो लड़की को लड़की बनाने के लिए मैनी टाइम शाबाशी दी जाती है, और मैनी टाइम्स एप्पल 14 का आई प्रो मैक्स भी दिया जा सकता है। तो रिवार्ड, तो बच्चा अपने आप उस बात काम को करने लगेगा जिस बात में, जिस चीज में उसे रिवार्ड मिलता है। तो अगर रिवार्ड मिल रहा है तो बच्चा क्या करेगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग से एटीट्यूड फॉर्मेशन हो रहा है। अगर बच्चा रिवार्ड से भी नहीं मान रहा, उसे बोला मुझे नहीं चाहिए आईफोन पेट 40 आप रखो, फिर आएगी पनिशमेंट। रिवार्ड से नहीं मानोगे, आ जाओ, खाना नहीं मिलेगा, गालियां मिलेंगी, फिजिकल पेनल्टी भी होती है मेनी टाइम्स। नहीं समझ में आ रहा फिजिकल पेनल्टी कब होती है, देखो इंटरकास्ट मैरिज को लेकर इंडिया में जनरल एक एटीट्यूड है, इसको नेगेटिव मानते हैं। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड इंटरकास्ट मैरिज को लेकर जो बना, वो क्यों बना, ऑपरेंट कंडीशनिंग के कारण। ऑपरेंट कंडीशनिंग ने यहां कैसे रोल प्ले किया होगा, क्योंकि जिन्होंने नहीं माना होगा उनको क्या दिया गया होगा, पेनल्टी दी गई होगी। और पेनल्टी का असली फॉर्म देखना है तो हरियाणा में जाओ, वहां जब लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो पेड़ पे लटके मिलते हैं। तो एक आदमी को सजा दी, 1000 आदमी के कान हो जाते। तो ये सोसाइटी के फंक्शनिंग का तरीका है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसलिए लोगों ने एटीट्यूड डेवलप कर लिया कि भैया अपनी कास्ट में शादी कर लो, चैन से रहोगे। कहते हैं ना भैया अपने घर अपनी जात में शादी करोगे तो चैन रहेगा, घर में सुकून रहेगा। ये टर्म्स आए क्यों, क्योंकि अगर इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो सुकून नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सजा देगी कौन, सोसाइटी। सोसाइटी टसल क्रिएट करेगी, सोसाइटी कमेंट करेगी, सोसाइटी मतलब जो भी है सोसाइटी के अपने तरीके हैं, उस तरीके से वो पेनल्टी देगी। इसे बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग कैसे करेगी, दो तरीके से। दो तरीके क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग से दो तरीके क्या होंगे, या तो रिवार्ड दिया जाएगा आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का एटीट्यूड फॉलो करने पर, या आपको उसका अगर नहीं करोगे तो पनिशमेंट दिया जाएगा। गॉट द पॉइंट। चलो आगे चलते हैं, तीसरा तरीका समझते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन का। यह है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। यहां सजा वजा का ज्यादा रोल प्ले नहीं रहता, रिवार्ड भी नहीं मिलेगा आपको। पिताजी हैं, बोल दिया बेटा 9 बजे जगना है और सुबह ऑफिस जाना है कॉलेज तो जाना है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, कोई हीला हवाली नहीं हो सकती इसमें। दादाजी ने कुछ बोल दिया, सरकार ने कुछ बोल दिया, सरकार ज्यादातर केस में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। आपने देखा होगा कि ये जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ऑपरेंट कंडीशनिंग के। ऑपरेटिंग कंडीशन फंक्शनिंग दोनों की सेम है, डिफरेंस कहां है कि इसमें जो रूल्स होते हैं वो आउट नहीं होते, ये इनबिल्ट होते हैं। सोसाइटी खुद मान चुकी होती है बहुत 1000 साल पहले। तो आपको नहीं पता होगा कि इंटरकास्ट मैरिज पे ये सजा का प्रावधान है, इसीलिए तो लोग इंटरकास्ट मैरिज करने में बहुत सारे हिचकते नहीं है, कर लेते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता है, किसी ने बताया नहीं है कि भाई इंटरकास्ट मैरिज करोगे तो मार दिए जाओगे। तो वहां जो रूल है वो आउट नहीं होते, लेकिन यहां डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेड होते हैं। जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहां ऑफिस ऑर्डर आते हैं हमेशा, तो ऑफिस ऑर्डर्स आते हैं। ये भी यहां रिवार्ड लेकर होता है, रिवार्ड नहीं होता। आप 9 बजे जाओ, वो कोई इनाम नहीं देंगे तुम्हें, जो रेगुलर सैलरी आएगी उतनी ही आएगी। बस अगर लेट गए तो बोल देंगे 3 दिन लेट होने पे आपकी आधी सैलरी कट जाएगी। तो यहां केवल दो चीजों से डिफरेंस हुआ, ऑपरेंट कंडीशनिंग और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। यहां रूल्स आउट नहीं है और रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों है, लेकिन यहां केवल पनिशमेंट है, रिवार्ड नहीं है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में ये होता है कि कुछ चीजें आपकी ऑब्लिगेशन मान ली जाती हैं, और मान ली जाती है मतलब आप उन्हें करोगे तो आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो, इसके लिए आपको कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला अलग से। आप ऑफिस आओ 9 बजे,
और अटेंडेंस लगाओ, अटेंडेंस नहीं लगाओगे 3 दिन, ये ऑफिस ऑर्डर है, तो इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर मतलब इंस्ट्रक्शन है, तो यूनिडायमेंशनल है। समझ में आया डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का खेल। इस तरीके से लोगों को जल्दी जाने का, ऑफिस जाने का, पंक्चुअल होने का, ये इस तरह का एटीट्यूड डेवलप होता है। किसी भी मामले में एटीट्यूड डेवलप कराया जा सकता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अगर आप रिलीज कर देते हैं तो। चलिए आगे समझते हैं। सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, मतलब अगर आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी तो आप पर्टिकुलर टाइप का एटीट्यूड डेवलप कर लोगे। जैसे मान लो आप एक सोसाइटी के कैंडिडेट हो, ये सोसाइटी है, इसमें आप एक कैंडिडेट हो। अब सोसाइटी की बातों को मानने का कोऑपरेटिव एटीट्यूड आपको चाहिए, डेवलप करना है। मान लो कि आप सोसाइटी की हर बात मानोगे, तो वो तभी होगा जब सोसाइटी आपकी वांट्स को पूरा कर रही होगी। अगर सोसाइटी से कोऑपरेशन सोसाइटी को चाहिए और कोऑपरेटिव एटीट्यूड कैंडिडेट का चाहिए, इस कैंडिडेट का, तो इस सोसाइटी को इंश्योर करना पड़ेगा कि इसकी वांट्स जो है वो मीट हो, डिमांड्स मीट हो। इसे जॉब मिलनी चाहिए, इसे घर मिलना चाहिए, इसे लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए, इसे फूड मिलना चाहिए, इसे ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, मतलब सारी चीजें, एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर सोसाइटी ऐसा करने में विफल होती है, फेल होती है, तब फिर सोसाइटी इससे कोऑपरेटिव एटीट्यूड की डिमांड नहीं कर सकती, कोऑपरेटिव एटीट्यूड डेवलप नहीं कर पाएगा। तो आदमी जिस फैमिली में रहता है, अगर वो फैमिली उसकी डिमांड्स को सेटिस्फाई करता है, तो सोसाइटी, घर के लिए, परिवार के लिए, उसके आदमी के अंदर एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड, कंट्रीब्यूटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। तो पर्टिकुलर टाइप का एटीट्यूड डेवलप कैसे हो सकता है? सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट से। अगर सोसाइटी में सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट नहीं हुई, फैमिली में सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स नहीं हुआ, तब भी एक एटीट्यूड डेवलप होगा जो उस फैमिली या उस ग्रुप या उस सोसाइटी के लिए नेगेटिव होगा। जैसे रिबेल जितने भी होते हैं सोसाइटी में, रिबेलियस पीपल क्यों पैदा होते हैं? कभी सोचा है? क्योंकि सोसाइटी ने उनकी डिमांड्स, उनकी वांट्स को क्या नहीं किया? सेटिस्फाई नहीं किया। जब सोसाइटी किसी आदमी की वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, तो आदमी रिबेलियस हो जाता है। फैमिली में हो, घर में हो, मतलब फैमिली में हो, सोसाइटी में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो या देश में हो। नक्सलिज्म का एटीट्यूड जो है, नक्सलिज्म का जो एटीट्यूड डेवलप हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो वांट्स थी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाई। ये सेटिस्फाई क्यों नहीं हुई? इनकी वांट्स थी क्या? भैया इक्वलिटेरियन सोसाइटी हो, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस हो, लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जस्टिस बेस्ड हो, सोसाइटी में जस्टिस हो, दोनों में अंतर है। ठीक है, डेवलपमेंट भी, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सारी चीजें हैं। ये बातें जब उसे पूरी नहीं हुई, उनके जंगल छीन लिए गए और उन्हें शेल्टर तक नहीं दिया गया, तो वो बन गए नक्सलाइट्स। क्यों? क्योंकि उनकी वांट्स जो थी उन्होंने, सोसाइटी ने, समाज ने, सरकार ने मीट नहीं करी, तो रिबेलियस हो गए। तो जितने भी तरह के एटीट्यूड दिखाई देते हैं, ये रिबेलियस एटीट्यूड है ना नक्सलिज्म का। नक्सलिज्म अपने आप में एटीट्यूड नहीं है, इसमें एटीट्यूड दिख रहा है रिबेलियस का। तो रिबेलियस एटीट्यूड अगर कोई आया, तो ये एटीट्यूड क्यों आएगा? क्योंकि सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स नहीं हो पाया है। चलो आगे समझते हैं, अगले टाइप समझते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एक हद तक ये सारे जो तरीके हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग हो, ऑपरेंट कंडीशनिंग हो, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हो, सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स हो, ये सोसाइटी से अटैच्ड है। और एक हद तक ही आदमी को पर्टिकुलर टाइप का एटीट्यूड डेवलप करने में मदद करते हैं। लेकिन उसके बाद आदमी जब सेल्फ रिलायंट हो जाता है, जब वो सेल्फ एम्पावर्ड हो जाता है, वो एजुकेटेड हो जाता है, तो बहुत सी चीजें आदमी खुद भी सीख लेता है। इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से एटीट्यूड डेवलप करना। जैसे गांधी जी ने कोई पर्टिकुलर टाइप का सिंप्लिसिटी का एटीट्यूड डेवलप किया था।
गांधी जी याद है? गांधी जी की कहानी धोती वाली कहां से आई? तो सिंपलिसिटी का जो एटीट्यूड आया उनके अंदर, वो कहां से आया? उनकी ऑब्जर्वेशन ही तो थी, है कि नहीं? अंबेडकर साहब के अंदर जो कोऑपरेटिव एटीट्यूड आया या हेल्पिंग एटीट्यूड आया, कोऑपरेटिव या हेल्पिंग एटीट्यूड आया, हेल्पिंग नेचर का जो एटीट्यूड उनका था वो कहां से आया? उनकी ऑब्जर्वेशन टुवर्ड्स क्या? दलित। उन्होंने दलितों की हालत बुरी देखी, उन्होंने सोच लिया कि मैं हेल्प करूंगा इन लोगों की। तो ये कहां से आया? एटीट्यूड, ऑब्जर्वेशन से। तो मैनी थिंग्स पर्सन लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, ठीक है? इस तरह भी एटीट्यूड डेवलप कर सकता है कोई आदमी। आगे चलते हैं। ये है डिसोनेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंज और एटीट्यूड फॉर्मेशन। चेंज जो होगा तो फॉर्मेशन ही होगा, मतलब एक तरह का एटीट्यूड से दूसरी तरह के शिफ्ट करोगे, आप चेंज कर रहे हो, मतलब एक तरह को छोड़कर दूसरे तरह का फॉर्म कर रहे हो। तो डिसोनेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड। अब ये क्या है डिसोनेंस? डिसोनेंस का मतलब है टकराव। आपके दिमाग में कुछ कॉग्निटिव होता, कॉग्निशन एस्पेक्ट होता है एटीट्यूड का। कॉग्निशन होता है नहीं होता है? अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में फिट है पहले से, मान लो आपके दिमाग में ये फिट था कि वेजिटेरियनिज्म होना, वेजिटेरियन एटीट्यूड अच्छा है, वेजिटेरियनिज्म अच्छा है, तो आप इसको लेकर बहुत कंजर्वेटिव थे। ठीक है, रहो, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या कि आप इस कंजर्वेटिव एटीट्यूड को लेकर सऊदी अरब पहुंच गए, वहां आपका शादी हो गई, बच्चे, मतलब आप काम करने गए हो, आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वहां आपने देखा कि 99% होटल्स पे केवल नॉनवेज है, और वहां इसे मोरली ठीक माना जा रहा है। अब आपके दिमाग में कॉग्निशन फिट थी कि केवल वेजिटेरियन ही ठीक है, लेकिन आपने सिचुएशन देखी और वहां पता चला कि यार नॉनवेज खाना भी मोरली गलत नहीं है इनके हिसाब से। तो आपके दिमाग में जो सूचना है और जो रियलिटी है, इसमें डिसोनेंस आ गया नहीं आ गया? आपके सामने जो सिचुएशन है और आपके दिमाग में जो सिचुएशन है, उन दोनों में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप सामना करते हो किसका? डिसोनेंस का। और ये डिसोनेंस मेनी टाइम्स मजबूरी में कन्वर्ट जब हो जाती है तो फिर क्या लीड करती है? आप चेंज करो। दो चीजों में से क्या चेंज कर सकते हो? या तो आप उस सिचुएशन को चेंज कर दो जिस सिचुएशन में आप हो, मतलब आप सऊदी अरब को छोड़ के फिर आ जाओ गंगा के किनारे बनारसी, खाओ वेज, साग, हरी हरी सब्जियां। लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते, सिचुएशन तो बदल नहीं सकते, आपकी कैपेबिलिटी के बाहर है। तो क्या करोगे? चेंज द एटीट्यूड। भैया एटीट्यूड बदल लो। फिर क्या करोगे? अरे ठीक है यार, जो मिल जाए सब भगवान का दिया है, खा लो। यही होता है। तो आपका एटीट्यूड वेजिटेरियनिज्म को लेकर जो बदला, वो कैसे बदला? आपके डिसोनेंस की वजह से। यहां कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई रिवार्ड नहीं है, कोई क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। क्या है? डिसोनेंस, है कि नहीं? और भी हो सकता है, एग्जाम्पल बहुत होते हैं, मैंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है, वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है? डिसोनेंस थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंज हो गया। परसुएशन, ये भी एक तरीका है एटीट्यूड चेंज करवाने का। एटीट्यूड चेंज करवाने का तरीका परसुएशन कैसे है भाई? कैसे करवा सकते हो आप एटीट्यूड चेंज? मोदी जी का नाम इसमें महान माना जाएगा। उन्होंने बहुत लोगों को बहुत बातों के लिए परसुएट की। उनमें जो मुझे सबसे अच्छा परसुएशन उनका लगा वो था स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को ओपन डेफिकेशन से फ्री करवाने के लिए परसुएट किया गया। ओपन डेफिकेशन से मना किया गया, भैया ओपन डेफिकेशन मतलब खुले में शौच ना करो, लेटरिन बनवा लो, उसमें करो अंदर घर के। तो ओपन डेफिकेशन के लिए, ओपन डेफिकेशन के खिलाफ जो एटीट्यूड डेवलप करा मोदी जी ने इंडियन मासेस के तहत, अब कितने कर पाए ये बात अलग है, मैं केवल प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो मोदी जी ने परसुएड करा
या मोदी जी ने लोगों से कहा, सेलिब्रिटी से कहा, विद्या बालन थी, सचिन तेंदुलकर साहब थे, अमिताभ बच्चन थे, बहुत से पर्सनैलिटीज के बोला कि भाई इन लोगों को ओपन में जाने से मना करो, खुले में शौच करने से मना करो। खुले में शौच मना करने से लोगों ने मानी बात। अब कितनी मानी है बात अलग है, लेकिन तरीका किसका था? परसुएशन का। तो परसुएशन से क्या होता है? एटीट्यूड चेंज हो सकता है। और अच्छा नाम याद करना है, फिर गांधी जी को याद कर लो। इन्होंने कैसे परसुएट किया था? इन्होंने पूरी दुनिया को परसुएट कर दिया कि नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, सत्याग्रह कुड बी द बेस्ट टूल टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। इन्होंने पूरी दुनिया को कन्विंस कर दिया कि जो सत्य और अहिंसा है, सत्याग्रह, ये इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। और इसी का परिणाम था कि इंडियन मासेस ने बड़े बड़े 3 आंदोलन किए थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, याद है? एनसीएम। थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी पढ़ लिया करो मेरे साथ, यही थोड़ा सा फायदा रहेगा आपको कि जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं एथिक्स में हिस्ट्री भी समझा दूंगा, थोड़ी बहुत सोशियोलॉजी भी बताता चलता हूं। मतलब जहां जो चीज रहती है वहां वो। तो एनसीएम बड़ा होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये क्या था? मास पार्टिसिपेशन था, बड़े बड़े स्तर पर लोगों ने भाग लिया। किसमें? नॉन वायलेंट मूवमेंट में। फिर था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, याद है? 1930 के आसपास चला था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हम नागरिक तरीके से डिसओबीडियंट करेंगे आपको। और फिर लास्ट में था क्विट इंडिया मूवमेंट। हालांकि ये विद्रोह, ये जो था मूवमेंट वायलेंट हो गया था, लेकिन ये मेजरली नॉन वायलेंट रहे थे। तो ये मूवमेंट कैसे चला पाएगा गांधी? जब तक गांधी ने क्या नहीं किया होगा? परसुएड। परसुएड किसके लिए? भैया नॉन वायलेंस और सत्याग्रह भी अच्छे रास्ते हो सकते हैं स्वतंत्रता पाने के, अपनी बात को रखने के। तो लोगों को परसुएड किया हुआ, तभी तो लोग मासेस आए होंगे। भीड़ की लाखों की लाख भीड़ आई थी इनमें, लाखों भीड़ थी इन मूवमेंट्स में पार्ट लेने वाले, लाखों लोग थे, लाखों। तो लाखों लोग अपना काम धाम छोड़ के, लाखों लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, लाखों लोगों ने स्कूल छोड़ दिए थे, लाखों लोगों ने अपने काम छोड़ दिए थे। सिर्फ किस लिए? गांधी जी के परसुएशन के लिए। गांधी जी ने परसुएट किया कि भैया आंदोलन में भाग लो, जनता उमड़ पड़ी, परसुएट हुए। तो परसुएशन का अच्छा एग्जाम्पल बहुत से हो सकते हैं, आप कोई भी दे सकते हैं। अंबेडकर जी का एग्जाम्पल दे सकते हो, जब उन्होंने एक बड़े लेवल पर एक साथ बुद्धिज्म लोग, मतलब लो कास्ट दलित लोगों को एक साथ धर्म परिवर्तन करवाया था। सुना मैंने, वो लाखों लोग थे, एक साथ धर्म परिवर्तन एक दिन हुआ था। जब अंतिम समय में अंबेडकर साहब थे, तब उन्होंने लाखों लोगों को इस बात के लिए परसुएट कर लिया था कि हिंदू धर्म तुम्हारे लिए खतरनाक है, इसलिए तुम धर्म परिवर्तन कर लो। और उस दिन, एक ही दिन में लाखों लोगों का एक साथ धर्म परिवर्तन हुआ। तो लाखों लोगों को किसी बात के लिए कन्विंस कर लेना ही परसुएशन है। उसी को एटीट्यूड फॉर्मेशन का एक तरीका कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एटीट्यूड फॉर्मेशन के सारे तरीके समझ गए। सारे तरीके कौन से थे? ये देखो कितने तरीके हैं। एक क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग, तीसरा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, चौथा सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट, पांचवा ऑब्जर्वेशन लर्निंग, छठवा डिजोनेंस और सातवां परसुएशन। यानी 7 तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? किसी आदमी के एटीट्यूड को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या खुद आदमी बदल सकता है, फॉर्म कर सकते हैं। व्हाट द पॉइंट? 7 तरीकों से। चलो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है अपना? ये देखते हैं अगली स्लाइड में कि अपन इसके बाद क्या समझने वाले हैं। ये वाली चीज क्या है? परसुएशन। हमने देखा था लास्ट में एटीट्यूड फॉर्मेशन का एक तरीका है परसुएशन। तो ये परसुएशन होता क्या है ये तो समझ लें। हमने ये समझा भी कि जो परसुएशन है वो एटीट्यूड चेंज करने का एक तरीका है, एक प्रोसीजर है, एक वे है। तो ये है क्या अपने आप में? कौन सी चिड़िया का नाम है? परसुएशन। आइए समझते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। प्रोसेस इन विच वन पर्सन और एंटिटी ट्राइज टू इन्फ्लुएंस। परसुएशन में गारंटी नहीं है, केवल कोशिश है।
बदलने की गारंटी वारंटी नहीं है, केवल इन्फ्लुएंस करने की, प्रभावित करने की, ये क्या है, कोशिश मात्र। कोई आदमी कर सकता है या कोई एंटिटी कर सकती है, किसी आदमी को कर सकती है, किसी एंटिटी को कर सकती है। मतलब इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट ए है, 1 है, और एक ऑब्जेक्ट बी है। अब या तो ये इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता है, या ए इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता है। अगर ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता है तो ये क्या हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ये भी कुछ भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अपन क्या कहा, ये एक दूसरे को, कोई एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मात्र जब करती है उसको बोलते हैं परसुएशन। व्हाट द पॉइंट, डेफिनेशन समझ में आ गई। आइए अब इसके फीचर्स जान लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। तो इट इज अ इन्फ्लुएंस ऑफ वन ओवर अदर, मतलब एक का दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस है या इन्फ्लुएंस की कोशिश है, और कुछ नहीं है। इन्फ्लुएंस मतलब, तेरे नाम मूवी तो देखी होगी तुम सबने, देखिए वो बीच की मांग जो काटता है, बीच की मांग काटते हुए देखा है। तेरे नाम में बीच की मांग जो काटता है सलमान खान, आधे वाले धर और आधे वाले धर और आंखों से लटकते हुए, वो क्या था, इन्फ्लुएंस था। वो पैंट देखे होंगे आपने, जिस पैंट में पीछे चेन लगी रहती थी यहां पे ऐसे, वो क्या था, इन्फ्लुएंस। अभी फटी जींस जो आप पहनते हैं, ये कोई आपका दिमाग का खेल थोड़े है। फटी जींस कौन है, इन्फ्लुएंस है। सलमान खान के हाथ में ब्रेसलेट देखिए, इस ब्रेसलेट को लाखों लोग फॉलो करते हैं, क्या है, इन्फ्लुएंस। किसी का भी किसी पर हो सकता है इन्फ्लुएंस, चाह कर भी हो सकता है, मन चाहे भी हो सकता है। सलमान खान ने थोड़ा ना किसी को परसुट किया है आके कि मेरे तरह ब्रेसलेट पहनो या तेरे नाम की तरह मांग काटो, नहीं बोला ना, है ना। राधे में वो रूमाल यूज करता है, मतलब वांटेड में, तो इस तरह एक्शन करना, तो क्या है, इन्फ्लुएंस। कहे कर भी हो सकता है, नो बिना कहे भी हो सकता है। तो समझ आया, इन्फ्लुएंस एक का दूसरे पर। दूसरा, ये कॉन्शियस हो सकता है और अनकॉन्शियस भी हो सकता है, मतलब वही सलमान खान वाली बात, दोनों के मामले में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इन्फ्लुएंस कैसा हो सकता है, कॉन्शियस हो सकता है और नॉन कॉन्शियस हो सकता है, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस, ये दोनों मामला लागू होगा, जो इन्फ्लुएंसर है उस पर भी और जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उस पर भी। ये एक इन्फ्लुएंसर है और ये इन्फ्लुएंस्ड है। इन दोनों ही केस में ये कॉन्शियस भी हो सकता है, नॉन कॉन्शियस भी, ये यहां भी हो सकता है। जैसे अमिताभ बच्चन साहब आपको खुले में शौच करने से रोकने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो वो क्या है, उनका कॉन्शियस एफर्ट है। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब की तरह आप दाढ़ी रखने लगते हैं, ये क्या है, अमिताभ बच्चन ने तो बोला ही नहीं, तो ये उनकी तरफ से अनकॉन्शियस है। लेकिन फिर भी लाखों लोग उनकी तरह फ्रेंच कट रखने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह दाढ़ी रखने की कोशिश करते हैं, तो उनकी तरफ से ये अनकॉन्शियस होता है। ऐसे ही इन्फ्लुएंसर के मामले में, इन्फ्लुएंस्ड पर्सन के मामले में भी जो इन्फ्लुएंस है वो कॉन्शियस हो सकता है और नॉन कॉन्शियस भी हो सकता है। मतलब एक आदमी को पता रह सकता है कि वो पर्टिकुलर टाइप की वे ऑफ एटीट्यूड को अडॉप्ट कर रहा है, उसे पता है, अवेयर है वो, और मैनी टाइम्स उसे अवेयरनेस नहीं भी हो सकती है कि वो पर्टिकुलर टाइप से बिहेवियर करने लगा है, लेकिन उसे एहसास नहीं, कुछ चीजें होती चली जाती, एहसास ही नहीं होता, और हम किसी पर्टिकुलर वे में अपने बिहेवियर को बदलने लगते हैं। जैसे आप रूरल एरिया से सिटी में शिफ्ट हो गए, सिटी में शिफ्ट हो गए। अब
यहां जब शिफ्ट कर रहे हैं आप, तो इस केस में मैनी थिंग्स आप कैसे सोचोगे, कैसे समझोगे, कैसे जान लोगे, कैसे बदलोगे, कॉन्शियस तरीके से। कॉन्शियस तरीके से बदलोगे, जैसे आपका ड्रेसिंग पैटर्न कॉन्शियस होगा, आपको पता रहेगा कि गांव में तो लुंगी लगा के निकल सकते हैं, शहरों में बाहर रोड पर आप लुंगी लगा के निकलना ठीक नहीं माना जाता। ऐसे ही वे ऑफ टॉकिंग, आप कॉन्शियस हो जाओगे, समझोगे, सही चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो सीखोगे। लेकिन अनोनिमिटी का जो कंसेप्ट है वो शहरों में पाया जाता है, और कोई आदमी इसके लिए अवेयर नहीं होता है। मैनी टाइम्स ऐसा हो सकता है कि आप देखा देखी बिना सोचे समझे अनोनिमस बिहेवियर अपनाने लगते हैं, मतलब अपने कमरे में आके सो जाना, चले जाना, ऑफिस निकल जाना। पिछले 6 महीने से आप रह रहे हो, आपको नहीं पता कि आपके बगल में कौन है, और इसके बाद क्या आपको कोई कॉन्शियस, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब आपको ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ता है, आप उसे सचेत तरीके से नहीं अपना रहे हो एनोनिमिटी को, तो आप चीजें सीख रहे हो, लेकिन ठीक है। इस तरह बहुत सी जो इन्फ्लुएंस है वो अवेयर हो सकता है, मतलब कॉन्शियस हो सकता है, और अनकॉन्शियस भी हो सकता है। आगे देखें, अगला फीचर क्या है, एम्ड एट चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ अदर्स। मतलब उद्देश्य क्या होता है इन्फ्लुएंस का, हमेशा जो इन्फ्लुएंस है वो किसी न किसी पर्टिकुलर टाइप के बिहेवियर को, एटीट्यूड को प्रमोट करने के लिए ही होता है। तो एटीट्यूड चेंज ही इसका अल्टीमेट उद्देश्य होता है, एम होता है। इंड्योरेंस कैन बी शॉर्ट और कैन बी लॉन्ग लिव, मतलब इन्फ्लुएंस का असर आप पर शॉर्ट लिव भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। जैसे गांधी जी का इन्फ्लुएंस लंबे समय के लिए होता है, और ये किसी और छोटे मोटे व्यक्ति का है तो वो शॉर्ट लिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि यूटिलिटी पर्पस क्या है उस इन्फ्लुएंस का। जैसे ये एसबीएम का इन्फ्लुएंस है, स्वच्छ भारत मिशन का। अगर किसी के दिमाग में एक बार बैठ गया कि स्वच्छ भारत मिशन बहुत अच्छी चीज है, स्वच्छता बहुत अच्छी चीज है, तो ये बहुत से लोगों के लिए लॉन्ग लिव भी हो सकता है, मतलब जिंदगी भर के लिए हो सकता है, लॉन्ग लिव हो सकता है। लेकिन किसी को जबरदस्ती घर में लैट्रिन बनवा दी, उसके लिए ये शॉर्ट लिव भी हो सकता है। सेम चीज, मतलब एक ही इन्फ्लुएंस एक ही आदमी के द्वारा किया गया डिफरेंट लोगों पर डिफरेंट असर छोड़ सकता है। कुछ के लिए ये लॉन्ग लाइफ हो सकता है और कुछ के लिए शॉर्ट लिव्ड हो सकता है। मतलब जब तक पैसा मिल रहा था तब तक घर में बनवा ली लैट्रिन, बाकी में कंडे भर दिए। ऐसा बहुत सी लैट्रिन के साथ हुआ है गांव में, खासकर भूसा भरा पड़ा है अधिकांश लैट्रिन में। यही हाल हुआ है उज्ज्वला गैस योजना में जो सिलेंडर मिले। जिन्होंने क्लाइमेट चेंज की वैल्यू को समझा, जिन्होंने स्वच्छता की वैल्यू को समझा, उससे कंसर्न हेल्थ को समझा, वो परमानेंटली गैस पर शिफ्ट कर गए। और जिनकी मजबूरी थी उन्होंने सिलेंडर का यूज कर लिया बच्चों को खिलाने के लिए, उसमें लुढ़कते बच्चे अब दिन भर, या सिलेंडर उठा के डाल दिया ऊपर टाण पे, आज तक देखा ही नहीं लौट के, भराया नहीं, पैसे ही नहीं। तो एक ही बात का इन्फ्लुएंस अलग अलग लोगों पर अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से कभी शॉर्ट लिव्ड होता है और कभी लॉन्ग लिव्ड हो सकता है। समझ में आया? तो ये कभी नहीं समझना है कि इन्फ्लुएंस है तो लॉन्ग लिव भी होगा या शॉर्ट लिव भी होगा। डिपेंड करता है कि वो किस पर है और किस सिचुएशन में। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एक ही बात का असर डिफरेंट लोगों पर डिफरेंट हो सकता है और इन्फ्लुएंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे इन्फ्लुएंस होता है भैया, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे गांधी जी ने नॉन वायलेंस के बारे में, लोगों के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड बनाया, एटीट्यूड इन्फ्लुएंस किया। ऐसे ही आजकल अपने अभिनेता कुछ नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को नेगेटिवली। कैसे? खाओ तेज किल, कौन सा बोलते हैं, अजय देवगन साहब आते हैं, विमल जुबां केसरी। अरे भैया जुबां केसरी में, जुबां तो आप केसरी करवा रहे हो तो इससे करवा क्या रहे हो? बर्बादी ही करवा रहे हो ना। तो जुबां केसरी क्या है? जुबां केसरी इन्फ्लुएंस का तरीका है। ये जितने भी शराब बेचने वाले, गुटखा बेचने वाले एडवर्टीजमेंट्स हैं, ये क्या है? नेगेटिव इन्फ्लुएंस का तरीका है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं ये लोग, तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है।
पॉजिटिव भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगला, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डिग्री वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक ही चीज का इन्फ्लुएंस डिफरेंट लोगों पर डिफरेंट होगा। अब अजय देवगन साहब आए, उन्होंने बोला जुबा केसरी। अब इस जुबा केसरी का असर मोहनलाल पे अलग पड़ेगा, सोहनलाल पे अलग पड़ेगा, रोहनलाल पे अलग पड़ेगा, और किसी पर्टिकुलर एक्स पर अलग पड़ेगा। जैसे मान लो मोहनलाल शुरू से मान चुका है कि गुटखा बीड़ी काट तंबाकू नुकसानदायक है, तो वो क्या मानेगा, इसको बहुत खराब मान लेगा और इस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा, तो क्या बोलेगा, जीरो इन्फ्लुएंस। सोहनलाल न्यूट्रल आदमी है, न्यूट्रल आदमी मतलब लिबरल आदमी है, लिबरल आदमी मतलब लिबर्टी देता है, भैया जिसको खाना खाए, जिसको नहीं खाना छोड़ दे। तो इस पर इसका फिर जीरो प्रभाव पड़ेगा, इन्फ्लुएंस जीरो। यहां ये अभी टीनेजर आदमी है, तो टीनेजर बोलेगा अजय देवगन, और ये ऊपर से मान लो अजय देवगन का फैन भी है, तो ये इस पे पॉजिटिव असर पड़ने लगेगा। लेकिन अगर कोई एडिक्ट ही है इन चीजों का, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, और वो हो सकता है गुटखे का नाम चेंज भी कर दे, मतलब गुटखा की ब्रांड चेंज करके शिफ्ट कर जाए जुबा केसरी, क्योंकि अजय देवगन बोल रहा है। तो पर्टिकुलर टाइप का खाता था पहले, विमल नहीं खाता था, कोई कमल खाता था पहले। अजय देवगन आया, अजय देवगन ने बोला कि ये ना विमल खाओ जुबा केसरी, तो वो कमल छोड़ गए, विमल पे शिफ्ट हो गया। तो यहां डबल से ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। तो देखा आपने, जीरो से लेके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है, मतलब डिग्री वेरी कर सकती। ठीक है, तो अपन ने फीचर समझे कितने इन परसुएशन के, एक इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे पर, दूसरा कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो सकता है, तीसरा चेंज को एटीट्यूड चेंज को ओरिएंटेड होता है, चौथा शॉर्ट लिव और लॉन्ग लिव हो सकता है, पांचवा पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, छठवां फीचर क्या है, इसकी डिग्री वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, चलो आगे समझते, यहां से आगे चलते हैं। इन्फ्लुएंस में हमने देख लिया फीचर्स और डेफिनेशन। अब परसुएशन की जो है वो फॉर्म्स कौन सी हो सकती हैं, लेवल कौन सी हो सकती है। तो ये तीन फॉर्म्स या तीन लेवल पे परसुएशन हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन, कंप्लायंस और इंटरनलाइजेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है सिमिलरिटी ढूंढना, किसी को किसी से सिमिलरिटी आइडेंटिटी बेसिस पे इन्फ्लुएंस हो जाए। जैसे कोई सेंट आया अपने धर्म का और उसने बोला कि वेजिटेरियनिज्म बहुत अच्छी बात है, अपने ही धर्म का आदमी था, अपने धर्म का पर्सन था, उसने वेजिटेरियनिज्म प्रवचन दिया, और आपको लगा कि आप हिंदू हो यार, तो आप उसकी बातों में आ गए, आपने हिंदू खुद को आइडेंटिफाई किया, उसकी बातों से मैच करा, आइडेंटिफाई करा, और आप इन्फ्लुएंस हो गए, आप परसुएड हो गए। दूसरा कंप्लायंस, परसुएशन होने के लिए दूसरा लेवल क्या है, आप कंप्लायंस हो सकते हो। कंप्लायंट होता है रूल है, सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या बना दिए, ट्रैफिक रूल बना दिए, तो आप उनसे कंप्लायंस कर रहे हैं। कंप्लायंस कर रहे हैं मतलब परसुएड कर रहे हैं, तो परसुएशन कंप्लायंस के लेवल तक हो सकता है। इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन का मतलब यह है कि चाहे अब ग्रीन सिग्नल लाइट हो ना हो, लेकिन आपके अंदर इंटरनलाइजेशन हो गया है कि आप ट्रैफिक रूल फॉलो करोगे। एक शहर है इंडिया में ही है, मणिपुर में है, वहां हॉर्न नाम की चीज बजती नहीं। यूट्यूब पे बीबीसी का इस पे एक डेडिकेटेड वो है वीडियो, आप जाके वहां देखना। उसमें यह दिखाया गया है कि पूरे शहर में कोई आदमी हॉर्न ही नहीं बजाता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भैया ये रोड है, उन्होंने इस बात को इंटरनलाइज कर लिया है कि सभी जल्दी में है, लेकिन फिर भी सब अपने तरीके से ही रोड पे जाएंगे, किसी को जगह देने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को हॉर्न बनाने की जरूरत नहीं है। जो आगे है वो आप साइड मिल जाए तो ठीक है, नहीं हॉर्न मत बजाओ। तो वहां पूरी सिटी में कोई हॉर्न नहीं बजाता। ये क्या हुआ, ये इंटरनलाइजेशन हो गया किसी पर्टिकुलर चीज का। तो इंटरनलाइजेशन के लेवल पे भी परसुएशन हो सकता है। गांधी जी के जाने के बाद भी
बहुत से लोगों ने नॉन वायलेंट तरीकों का फॉलोअप किया, उन्हें पालन किया। तो क्यों किया? क्योंकि नॉन वायलेंस को उन्होंने इंटरनलाइज कर लिया। बहुत से लोग ऐसे थे जो गांधी जब तक रहते थे तब तक तो राम राम सब थे, बाद में पीछे राम बगल में छुरी वाले बात है, बगल में राम और पीठ में छुरी, वो वाली बात है। तो मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग भी होते हैं जो जब तक सामने आदमी रहता है तब तक परसुएट होते हैं, मानते बात को, जैसे ही मौका मिलता है उछल के बाहर आ जाते। तो परसुएशन के 3 लेवल हो सकते हैं। आगे चलते, अब परसुएट करना है तो टूल्स क्या है भैया परसुएट करने के? तो 3 टूल्स हैं, लोगोस, इथोस, पैथोस। लोगोस मतलब फैक्ट है, रीजन है, एविडेंस है। आप इनके द्वारा भी किसी को परसुएट कर सकते हो। जैसे आपको सेंसोडाइन का एडवर्टीजमेंट सुना होगा, तो सेंसोडाइन के एडवर्टीजमेंट में हमेशा बोला जाता है कि डॉक्टर बताते हुए दिखाता है उसमें कि डॉक्टर ने ये अच्छा दिया है, इसे रीजनिंग होता है, मतलब लॉजिक रीजनिंग बताएगा कि ये आपके दांत के अंदर तक जाएगा, या सेंसोडाइन होगा उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज बताएगा जो आपकी दांतों की मतलब कैविटी को रोकेगा, फलाना ढिमका। जब आप स्पेशलिस्ट की द्वारा आपको कोई चीज बताई जाती है तो वो होता है लोगोस, फैक्ट, रीजन और एविडेंस के बेस पे आपको परसुएट किया जाता है। इथोस, रामदेव ने क्या यूज किया अपनी पतंजलि को बेचने के लिए? इथोस, ट्रस्ट का, रिलायबिलिटी का, एथिक्स का। उसने हिंदू एथिक्स का यूज किया कि गाय हमारी माता है, आप गाय के प्रोडक्ट खाइए। रिलायबिलिटी का, भरोसा दिया कि हम योग के गुरु हैं, 10-20 साल उन्होंने पहले रिलायबिलिटी क्रिएट करी खुद की, ट्रस्ट क्रिएट किया। हालांकि ट्रस्ट ब्रीच किया बाद में, लेकिन ट्रस्ट का मिसयूज किया। तो इथोस के बेस पे रामदेव ने पतंजलि को एम्पायर खड़ा किया। तो वहां इथोस था, लोगोस नहीं था, रीजन नहीं था, फैक्ट नहीं था, एविडेंस नहीं था। वो जो कोरोना की दवाई बनाई थी कोरोनिल, वहां क्या था? इथोस था, लोगोस नहीं था। पैथोस, इमोशंस। मैं तो भगवान ने भेजा हूं, गंगा ने मुझे बुलाया है, ये क्या है? इमोशन। नया कोई ट्रस्ट है ना, रिलायबिलिटी है ना, एथिक्स है। बनारस के लोगों को क्या पता यार मोदी जी कौन है? 2014 में आए, बोले मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, न तो मैं आया हूं न मुझे भेजा गया है, ये तो मुझे गंगा ने बुलाया है। ये क्या है? इमोशन है भैया। परसुएट कर रहे हैं वोटर्स को कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, वोट दे दो आप मुझे। तो कोई ट्रस्ट वेस्ट नहीं बनाया उन्होंने, पहले उन्होंने सीधा इमोशन का यूज किया। हर स्टेट में जाके बोलते ना कि यहाँ से मेरा कनेक्ट है, एक अलग ही रिश्ता है, अलग ही बात है, अलग ही, ये क्या है? इमोशनल कनेक्ट है। तो मोदी जी क्या यूज करते हैं? पैथोस। लोगोस उनके बस की बात नहीं है ना। तो लोगोस पे बात मोदी जी नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं पैथोस पे बात। ठीक है, आगे चलते। टूल्स क्या है हमने देख लिए, परसुएशन। अब तक हम परसुएशन समझा, अब समझते हैं कि टूल क्या है। परसुएशन अगर करना भी है तो किन किन टूल्स का हम, रेसिप्रोकेशन, मतलब अगर किसी को परसुएट करना है तो रेसिप्रोकेट करो, मतलब आप एक हाथ लो दूसरे हाथ दो, उससे ही परसुएट कर लेते हैं मेरिट। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, आप कमिटेड कर दो लोगों को या खुद कमिटेड हो जाओ तो परसुएट हो जाओगे। जैसे गांधी जी खुद कमिटेड थे ना नॉन वायलेंस के लिए, तभी तो कन्विंस कर पाए होंगे लोगों को नॉन वायलेंट होने के लिए, सत्याग्रह कराने के लिए। सोशल प्रूफ, मतलब सोसाइटी ने उसे सैंक्शन किया हो। कास्ट मैरिज, इंडोगेमी, सिंगल मैरिज, जितनी भी तरह की सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें सोशल प्रूफिंग होती है, मतलब सोशल सोसाइटी से सैंक्शन करती है। अथॉरिटी, सरकार बहुत से टाइम ट्रैफिक रूल्स बनाती है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करवा ली तो किस बेसिस पे करवा लेती है? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। आर्गुमेंट्स, आचार्य प्रसाद अपनी बात को मनवा लेते हैं, ओशो ने अपनी बात फॉलोअर क्रिएट करे। जितने भी सेंट्स होते हैं, गांधी जी थे, अंबेडकर साहब थे, नेहरू जी थे, पटेल साहब थे, ये जितने भी ग्रेट लीडर्स होते हैं ये अपने आर्गुमेंट्स के बेस पे तो अपनी बात मनवा लेते हैं। तो आर्गुमेंट्स, इंसेंटिवाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्कलोड ज्यादा बढ़ाना है आपको, वर्कलोड ज्यादा है तो इंसेंटिव देकर आपसे ज्यादा काम करवाने के लिए आपको परसुएट कर लेती है, कन्विंस कर लेती है। डिसइंटेंसिफाइजेशन, अगर कोई सुविधा आपकी मिल रही है और सरकार मतलब उसको पता है तो डिसइंसेंटिवाइज कर देगी, आपकी जो सुविधाएं दी जा रही होंगी वो सुविधाएं काट लेगी। अगर आप कोई पर्टिकुलर बात उसकी नहीं मानते हो तो डिसइंसेंटिवाइज कर सकते हैं।
है ना। मान लो कन्विंस का सुविधा वो देती है कंपनी, और बोले कि अगर आपको कन्विंस की सुविधा तभी मिलेगी जब आप 9 बजे की बजाय 8:30 बजे आओगे, और आप नहीं आते हो तो ये डिसइंसेंटिव मतलब हटा लिया जाएगा, तो फिर आप आदमी 8:30 बजे आने लगेगा, क्योंकि कन्विंस का नुकसान ज्यादा, आधे घंटा मान लेगा। रिमाइंडर्स, बहुत मेल आते होंगे कंपनी में जब काम करते होंगे या पर्टिकुलर से काम करते होंगे, ये नहीं किया तुमने, ये नहीं किया, ये शाम की मीटिंग है, ये कल मीटिंग है, ये आना होगा, ऐसा नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया, फलानी बात है, फलानी, ये प्रोजेक्ट साइन नहीं हुआ है, तो रिमाइंडर्स आते हैं। वो क्या है, आपको परसुएड करने के तरीके। टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो अगर किसी चीज का अल्टरनेटिव ही नहीं है तो आप परसुएड हो जाओगे, है ना। जैसे बिहार में शराबबंदी हुई, तो शराबबंदी के लिए क्या था, जब शराबबंदी हुई होगी तो शराबबंदी हुई होगी तो नीतीश ने क्या बोला होगा, अब आज के बाद शराब मिलेगी ही नहीं, तो बहुत से लोगों ने शराब पीना छोड़ा होगा, परसुएड हुए होंगे। स्कार्सिटी मतलब कमी किसी चीज की, बहुत लोगों के परसुएड कर देती है। जैसे अगर आपके पास खाना नहीं है किसी इंडिविजुअल के पास, तो वो भूखा रहने की आदत डाल लेता है, व्रत रहने लगता है। तो व्रत की जो बात उसने फॉलो करी वो कहां मिली, क्योंकि स्कार्सिटी थी। स्कार्सिटी ने बहुत तरह के एटीट्यूड परसुएड करने में उससे काम किया है, रोल प्ले किया है। समझ में आया, टूल समझ में आ गए। टाइप्स कितने हो सकते हैं परसुएशन के, परसुएशन के टाइप्स कैसे हो सकते हैं, सीमेंटिक, लॉजिक एंड रीजन के साथ, ह्यूरिस्टिक, हैबिट और इमोशन। थ्योरीज ऑफ परसुएशन, 3 थ्योरी है, एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और कोहेलबर्ग थ्योरी। प्रोसीजर जो हमने समझाए थे उन्हीं में से एक बात, ये डिस्पोजिशनल, एट्रीब्यूशन इंटरनल और सिचुएशनल एक्सटर्नल, सेंट्रल और पेरिफेरल रूट, एलोबरेटिंग थ्योरी, लाइवलीहुड थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग तो एटीट्यूड में ही समझ लिया, तो उसको तो समझने की जरूरत है नहीं। एट्रीब्यूशन थ्योरी में डिस्पोजिशन और इंटरनल एट्रीब्यूशन और सिचुएशनल एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, मतलब विशेषताएं, किसी बात से जुड़ी हुई विशेषताओं के आधार पर हम थ्योरी ऑफ परसुएशन को समझ सकते हैं। तो एट्रीब्यूशन थ्योरी में क्या है कि आदमी बाहरी इंटरनल फीचर्स के हिसाब से गांधी जी को फॉलो कर रहे थे। गांधी जी खुद उस बात को मानते थे, इसलिए लोगों ने उनको उनकी बातों को मानना शुरू किया, क्योंकि इंटरनल एट्रीब्यूशन था गांधी जी का। सिचुएशन और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन मतलब किले की बोतल हिमालय बेचती है, तो वो क्या है, एट्रीब्यूशन है, एक्सटर्नल। सेंसोडाइन का जो डॉक्टर है वो एक्सटर्नल है। एलोबरेटिंग लाइवलीहुड थ्योरी मतलब सेंट्रल रूट से भी करा जा सकता है। सेंट्रल रूट मतलब कोर आइडिया पे अटैक करके, जैसे पतंजलि ने, कि आप हिंदू हो तो पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करो, देशवासी हो तो पतंजलि के प्रोडक्ट, ये कोर सेंट्रल रूट था। और ऐसे ही पेरिफेरल रूट हो सकता है, जैसे मोदी जी बोलते हैं मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, पेरिफेरल रूट। कोर आइडिया पर कोई अटैक नहीं किया उन्होंने, बाहरी। परसुएशन को इनेबल कौन कर सकता है, पीयर ग्रुप, करिश्मा, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, कंटेंट क्या है आपका, प्रेजेंटेशन, साइके और सिंपैथी और कंपैशन। एलिमेंट्स क्या है, मैसेज लॉजिकल या इमोशनल हो सकता है, ऑडियंस लिटरेट, इलिटरेट, रूरल, अर्बन, रिच, पुअर, कुछ भी हो सकती है। तीसरा है कंटेंट, सब्जेक्ट अनस्टेबल हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। चौथा है जो एलिमेंट है वो है सोर्स, और सोर्स कैसा हो सकता है, पावर पोजीशन हो सकता है, एक्सपर्टनेस हो सकती है, क्रेडिबिलिटी हो सकती है, करिश्मेटिक हो सकता है और अट्रैक्टिवनेस हो सकता है। प्रोसेस ऑफ परसुएशन में क्या है, 4 प्रोसेस है, अटेंशन से, कॉम्प्रिहेंशन से, रिटेंशन से और एक्सेप्टेंस एंड एक्शन से। दो स्लाइड और है लास्ट। बैरियर्स इन द परसुएशन, सीमेंटिक बैरियर हो सकता है, मतलब वर्ड मोर देन मीनिंग हो सकता है, एक वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल वर्ड्स हो सकता है। और डिस्क्रिपेंसी मतलब जब आपके मैसेज में साइंटिफिक टर्म्स हैं, किसी को पता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, और आप भाषण दे रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे, तो क्या समझ में आएगा उसको। ऐसे ही डिस्क्रिपेंसी इन बिटवीन द वर्बल एंड, कहना कुछ चाह रहे हो, कह कुछ रहे हो, तो सीमेंटिक कैसे होता है, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड जब हो बातें दिक्कत हो तो ये होती है सीमेंटिक प्रॉब्लम्स इन द परसुएशन।
साइकोलॉजिकल हो सकता है, मतलब इमोशनल डिफरेंस हो सकता है। एक आदमी है हिंदू और आप उसे मैसेज दे रहे हो मुस्लिम के अच्छा ही होने का, इस्लाम के अच्छा होने का, क्या मतलब पड़ेगा? इमोशनल डिफरेंस है भाई, वो समझ ही नहीं रहा आपकी बात को। वो है ही कोर हिंदू, कोर हार्डकोर हिंदू, तो हार्डकोर हिंदू इस्लाम के प्रवचन को सुनेगा ही नहीं। तो इमोशनल डिफरेंस, पावर डिफरेंस होता है मैनी टाइम्स। मोदी जी की बात को कितने लोग ज्यादातर सीरियस लेते हैं? जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। अब पर्टिकुलर आदमी भट्टे पे काम कर रहा है, उसे क्या पता मोदी जी क्या कह रहे हैं? तो पावर डिफरेंस बहुत है, उसकी बात का उसका तो असर ही नहीं हो रहा है कोई। ट्रस्ट डेफिसिट मोदी जी के केस में सबसे ज्यादा है। किसी ने माना कि मुझे 400 पार देना, मोदी की गारंटी, माना किसी ट्रस्ट किया? नहीं किया। कितने पे निपट के रह गए? 240 भाई। कैसे रह गए? ट्रस्ट डेफिसिट हो गया था। लोग मोदी जी की गारंटी पे किसी ने भरोसा ही नहीं किया। ये ट्रस्ट डेफिसिट के केस में भी लोग आपकी बात नहीं मानते। फिजिकल बैरियर्स भी हो सकते हैं, जैसे टीवी ही नहीं है भैया घर में, कहां सुनेंगे मोदी जी के प्रवचन? मन की बात तो सुनने के लिए टीवी चाहिए, रेडियो चाहिए, फोन चाहिए, कुछ तो चाहिए ही नहीं। सिग्नल नहीं है, टीवी है, सिग्नल नहीं आ रहे, मोदी जी के प्रवचन कैसे सुनेंगे? आचार्य प्रसाद को कोई कैसे सुनेगा? या दूरदर्शन पर कोई चल रही है बात तो कैसे सुनेगा? बिग पिक्चर कैसे देखेगा? सिग्नल नहीं आ रहे, नो साउंड। मनी टाइम साउंड नहीं आती है। अब भीड़ लगी है, मान लो मोदी जी प्रवचन दे रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं, पीछे आदमी खड़ा है, हो सकता है ना जाए साउंड, या दूसरे थोड़ी साउंड पे। ऑडिटोरियम जो आप जहां से बोल रहे हैं, उस केस में बहुत सारा ऑडिटोरियम छोटा हो सकता है, जैसे कवि सम्मेलनों में आपने देखा होगा, कथा प्रवचनों में आपने देखा होगा, तो ऑडिटोरियम बहुत छोटा हो सकता है, इसलिए भी आपकी बात आपको परसुएट नहीं करेंगे। डिस्टेंस हो सकती है। अब मोदी जी गंगा के किनारे भाषण दे रहे हैं, तमिलनाडु के कन्याकुमारी, उस एरिया में कौन जाके सुन रहा है? मान लो फिजिकली अगर वो कनेक्टेड नहीं है डिजिटली, तो डिस्टेंस भी मैनी टाइम्स परसुएशन में एक बैरियर हो सकता है। लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, नज। नज क्या है? डेफिनेशन, इन्फ्लुएंसिंग मासेस थ्रू द स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस से इन्फ्लुएंस करना। जैसे मोदी जी ने एसबीएम चलाया। नीड इन इंडिया क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ टॉयलेट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कुकिंग गैस, रेस ड्राइविंग, जेंडर इनइक्वालिटीज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस हेट्रेड, इन सब चीजों से निपटने के लिए, दिक्कतों से निपटने के लिए छोटे छोटे चेंजेस के द्वारा बड़ा चेंज लाने की जरूरत है। तो नज थ्योरी की जरूरत है। टेक्निक क्या हो सकती है? डिफॉल्ट टेक्निक्स। डिफॉल्ट ऑप्शन होता है कि हमारे पास नज के अलावा और कुछ है ही नहीं। सोशल प्रूफिंग होती है, क्योंकि सोसाइटी छोटे छोटे चेंजेस को सैंक्शन में मान भी लेती है। रिमाइंडर्स के थ्रू आप अपन विवाद बनवा सकते हैं। क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है? कॉज ऑफ इरेशनल बिहेवियर भी हो सकता है मेनी टाइम्स। नज के थ्रू इरेशनल बिहेवियर को प्रमोट मिल सकता है। बिहेवियर पैटर्न वेरी इन द डिफरेंट स्टेट। अब एक नज का तरीका मान लो आपने कोई लगाया एसबीएम, तो हो सकता है केरल में लागू ना हो, क्योंकि केरल में ऑलरेडी ये सब चीजें हैं। इंपैक्ट ऑन द शॉर्ट टर्म, नज का ज्यादा लंबे समय तक प्रभाव नहीं रहता, जैसे कि टॉयलेट और उज्ज्वला योजना में आपने देखा, लोगों ने टॉयलेट बनवाई लेकिन बाद में भूसा भर दिया और गैस लगवाई, बाद में उसको सिलेंडर टांग दिया छत पे। तो ये भी हो सकता है कि नज का जो असर है वो बहुत छोटे पीरियड के लिए हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।